जय श्री राम प्यारे बच्चों। तो फाइनली 3 चैप्टर खत्म होने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले अपना 4th चैप्टर नवारंभ नगर एवं राज्य क्लास 7 का। बच्चों ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये थोड़ा छोटा चैप्टर होने वाला है, तो आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए हम नवारंभ यानी कि नगरों की बात करेंगे, नगर यानी कि राज्य, ठीक है, यानी शहरों की मेरी बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बेटे इसमें देखें तो बेटे ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम गंगा घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। अब ये गंगा घाटी सभ्यता के अंदर आता कौन कौन है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, हम सबको पता है कि भारत के अंदर 2600 से लेकर 1900 बीसी तक, कब बेटे 2600 से लेकर 1900 बीसी के अंदर एक सभ्यता पनपी थी जो प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, जिसको हम बेटे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी पहली सभ्यता, ये हो गई हमारी पहली सभ्यता। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये सभ्यता खत्म हुई 1900 बीसी के बाद ये सभ्यता क्या हुई बेटे, खत्म हो गई। कई कारणों की वजह से ये खत्म हो गई। उसके बाद कई हजारों सालों तक कोई भी सभ्यता नहीं आई। ठीक है, तो उसके बाद हमारे दोबारा से जब शहर पनपने शुरू हुए उसको हमने बोला नगर एवं राज्य, ठीक है, यानी कि नवारंभ। अब उसी नवारंभ के बारे में हम जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो इनके अंदर कौन कौन से राजा महाराज आए, ठीक है, वो भी अगले आने वाले क्लासेस के चैप्टरों में जो चैप्टर आएंगे उनके अंदर हम पढ़ेंगे बेटे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपको बेटे एक मैं लाइन लिखवा दूं, ट्रिक होती है इनको याद करने की, वो ट्रिक मैं आपको लिखवा देता हूं। उस ट्रिक का नाम है बेटे हसीन माशुका आ गई। हसीन माशुका आ गई। ठीक है, ये लाइन बच्चों आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इस लाइन को याद रखने के बाद बेटे आप जितने भी वंशावली इस गंगा घाटी सभ्यता के अंदर, ये नगर राज्य जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जितने भी राजा महाराजा आएंगे, जितने भी वंशावली आएंगे, उनको याद रखने का बहुत ही ज्यादा आसान ये तरीका होने वाला है। सबसे पहले हा से आता है बेटे हर्यक वंश, ठीक है, सा से बेटे शिशुनाग वंश, ठीक है, उसके बाद बेटे ना से नंद वंश हो जाएगा बच्चों, ठीक है, नंद वंश हो जाएगा। फिर माँ से आपका मौर्य आ जाएगा बच्चों, ठीक है, फिर सा से शुंग वंश आ जाएगा बच्चों, फिर का से कण्व आ जाएंगे, फिर आ से आंध्र सातवाहन आएंगे बच्चों, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके गा से गुप्त लोग आ जाएंगे, गुप्ता आ जाएंगे, ठीक है, गुप्त लोग आएंगे, ई से इक्ष्वाकु आ जाएंगे। ठीक है, आपको बेसिकली गुप्त की याद रखना है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है, हसीन माशुका आ गई। हा से हर्यक, सा से शिशुनाग, ना से नंद, मा से मौर्य, सु से शुंग, का से कण्व, आ से आंध्र सातवाहन और गा से गुप्त। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। इस चैप्टर के अंदर यह लाइन आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें नगर एवं राज्य में, तो यहाँ पर बेटे एक हमारे कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र जी, उन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र नाम की। कौटिल्य जी ने एक किताब लिखी है बच्चों, जिस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। अब उस किताब में उन्होंने कुछ ना फीचर्स बताए कि भाई एक नगर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, है ना। उन्होंने लिखा है कि राज्य की रक्षा के लिए राजधानी तरह सीमांत नगरों की दुर्गबंदी। दुर्ग होता है बेटे, दुर्ग का मतलब होता है किला, दुर्ग का मतलब होता है बच्चों किला, यानी कि किलेबंदी आवश्यक होती है। ठीक है, किसी राज्य में अगर कोई राज्य है तो बेटे उसकी राजधानी के अलावा, राजधानी या महत्वपूर्ण जगह पे किलेबंदी जरूर होनी चाहिए, है ना। और वहाँ की जो भूमि है यानी कि जो जमीन है वो ऐसी होनी चाहिए जो ना केवल जनसामान्य का पोषण कर सके, यानी कि अपने देश के लोगों का पेट भर सके, बल्कि आपदाओं के समय जो शरणार्थी यानी कि आगंतुक बन के आएंगे उनका भी वो निर्वाह कर सके, ऐसी जमीन होनी चाहिए, इतनी उपजाऊ जमीन वो होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर बेटे कृषि योग्य क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पर मिनरल्स यानी कि खनिज होने चाहिए, वहाँ पे काष्ठ वन होने चाहिए, वहाँ पे गज वन होने चाहिए, वहाँ पे गोधन भी यानी कि गाय भी होनी चाहिए, चारागाह भी होने चाहिए उन सब के लिए, यानी कि जीव जंतुओं के लिए भी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में बेटे जो चारागाह है वो होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा जल के लिए वर्षा पर निर्भरता ना हो, इसलिए बेटे नदी वगैरह होनी चाहिए, यानी कि कोई भी पानी का सोर्स होना चाहिए, चाहे वो नदी हो चाहे वो जलाशय हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी स्रोत हो, यानी कि पानी का कोई ना कोई स्रोत चाहिए, बिना पानी के जीवन नहीं हो सकता है। तो एक शहर के अंदर ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा बेटे एक कनेक्शन मार्ग यानी कि सड़कें होनी चाहिए, जलमार्ग होना चाहिए, सुगम सुव्यवस्थित चीज़ें होनी चाहिए, ताकि व्यापार करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। ठीक है, तो जिससे कि क्या होगा बेटे, अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कौटिल्य जी हमको बताते हैं। ठीक है, कौटिल्य जी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे विष्णुगुप्त हो गया, चाणक्य हो गया, इनके और भी कई नाम हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटे आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले बेटे क्वेश्चन आता है कि द्वितीय नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण क्यों कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि बेटे इससे पहले जो नगरीकरण हुआ था वो हम देख चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर दो टर्म का इस्तेमाल हम करेंगे कि भाई जनपद क्या होता है और महाजनपद क्या होता है, जनपद क्या होता है और महाजनपद क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, और किस प्रकार की शासन प्रणाली यानी कि लोग या जो राजा वगैरह आए थे बेटे यहाँ पे, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे शासन किया। ठीक है, सबसे पहले मैं जनपद का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। बेटे जन मतलब होता है बच्चों, जन मतलब होता है जनता, जन मतलब होता है बच्चों जनता,
पद यानी कि पैर, पद यानी कि पैर, यानी कि जनता जहां पर पैर रख दे, जहां पर जनता रहने लग जाए, उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? जनपद बोल देते हैं। जहां पर जनता रहने लग जाए उसी को क्या बोल देते हैं बच्चों? हम जनपद बोल देते हैं। लेकिन जब कई सारे जनपद बच्चों, जब कई सारे जनपद, ठीक है, जब कई सारे जनपद मिल जाएं तब क्या बन जाएगा बच्चों? महाजनपद बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? महाजनपद बन जाएगा, है ना। तो महाजनपद तो नॉर्मल सी चीज है कि भाई जब जनपद मिल गए तो बहुत सारे जनपद मिले तो महाजनपद बन गया, ठीक है। और जनपद का मतलब भी हमको समझ आएगा कि भाई जनता जहां पर रहने लग जाए उसी को हम जनपद बोल देते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इन सब चीजों के बारे में भी अच्छे से समझेंगे। तो देखिए हम देखते हैं कि 2000 संपू यानी कि सामान्य संवत पूर्व में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता आई थी, जिसको हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इन सभी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक ही नाम है ये, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर जो लोग, जब ये बेटे विघटन हो गई यानी कि जब ये सभ्यता खत्म हो गई तो लोगों ने क्या करा बेटे? जीवन यापन करने के लिए ना ग्राम्य शैली यानी कि गांव वाली शैली को अपना लिया। अब गांव की शैली को शहरों का नाम तो हम देंगे नहीं, ठीक है। शहर का मतलब क्या? जो भी हमने ऊपर फीचर्स पढ़े ना चाणक्य जी ने जो हमको बताए थे, ठीक है, वो सारे फीचर्स होने चाहिए। अब गांव के अंदर वो सारे फीचर्स नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए बेटे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब वो पतन हुआ उसका, उसके बाद सब लोगों ने गांव की तरह रहना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये जितने भी नगर थे वो सारे के सारे लुप्त हो गए, ठीक है। जैसे कि भव्य निजी सार्वजनिक भवन, भीड़ भाड़ वाले मार्ग, व्यस्त बाजार, ये सारे शिल्पकारों के समूह, ठीक है, लेखन प्रणाली, उन्नत स्वच्छता व्यवस्था, ठीक है, ये सारा का सारा तंत्र जो हुआ बेटे पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, ठीक है। और कम से कम 1000 साल तक तो ये बेटे पूरा लुप्त ही रहा, यानी कि नगरीय जीवन भारत में नहीं रहा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर नगरीय सभ्यता के अवशेष रहे होंगे जो हमको एविडेंसेस नहीं मिले अभी तक, या फिर जो भी मिले थोड़े बहुत मिले होंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, निस्संदेह भारत के प्राचीन इतिहास में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्कृतियां विद्यमान थी जिनका अध्ययन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। इसके उपरांत प्रथम सहस्त्राब्दी में विशेषतः गंगा के घाटी, इसलिए गंगा के मैदानी भाग, गंगा के मैदानी भाग यानी कि गंगा घाटी, सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्रों तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में एक नवीन जीवंत नगरीकरण का चरण प्रारंभ हुआ, इसलिए इसको बेटे गंगा घाटी सभ्यता के नाम से भी हम जान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक मैं आपको लॉजिक देता हूं बच्चों, ठीक है। जब भी कोई इतिहासकार कोई भी चीज खोजते हैं ना, ठीक है, देखिए हम इतिहास क्यों पढ़ पाते हैं, कैसे पढ़ पाते हैं। अब इतिहास लिखा भी गया होगा तो किन चीजों की मदद से लिखा गया हो, ठीक है। तो वो चीज देखिए बेटे बच्चों, कोई भी जो इतिहास लिखते हैं ना तो उनको कुछ ना कुछ स्तोत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है बच्चों, ठीक है ना। सॉरी, उनको किसी न किसी स्तोत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी जो स्तोत्र है ना बेटे, इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्तोत्र, क्या होते हैं बच्चों? पुरातात्विक स्तोत्र, है ना। और एक होते हैं बच्चों हमारे साहित्यिक स्तोत्र, साहित्यिक स्तोत्र, पुरातात्विक स्तोत्र। पुरातात्विक स्तोत्र के अंदर वो चीजें जिनको हम छू सकते हैं, जैसे इमारतें, बिल्डिंग, सिक्के, आभूषण, ये जो भी चीजें आ जाएंगी वो सब आ जाएंगी हमारी बेटे किसके अंदर? पुरातात्विक के अंदर। सिक्के हो जाएंगे, आभूषण हो जाएंगे बच्चों, है ना। इसके अलावा जो भी चीजें इमारतें हो जाएंगी, ठीक है, स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है, बर्तन हो जाएंगे, जो मर्जी, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं जो खोद कर निकाली जाती हैं उनको बोलते हैं बच्चों पुरातात्विक स्तोत्र, ठीक है। अब साहित्यिक स्तोत्र क्या है बेटे? जो भी चीजें लिखी हुई हमको मिलती है ना, जिन भी चीजों पर कुछ भी लिखा हुआ हमको मिलता है उनको हम बोलते हैं बच्चों साहित्यिक स्तोत्र, ठीक है। ये जो साहित्यिक स्तोत्र हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट एक एविडेंस मिल जाता है कि भाई हाँ ये चीजें यहाँ पर होती होंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो गंगा घाटी सभ्यता यानी कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका जो हमको जानकारी है वो भी बेटे इसी से मिली होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ पुरातात्विक उत्खनन किए गए, ठीक है, जिससे प्राचीन नगरों के बारे में हमको पता लगा। और प्राचीन साहित्य कौन कौन से साहित्य बेटे? उत्तर वैदिक टाइम के साहित्य यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, ये सारे वेद मिले होंगे हमको। बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ भी मिले हमको, ठीक है ना, जहां पे नगरीय ग्रंथों के बारे में हमको बेटे बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं बेटे? इसको नगरीकरण का, द्वितीय नगरीकरण का चरण कहते हैं। प्रथम नहीं कहते, प्रथम तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता रही थी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बेटे टॉपिक हमारा जनपद एवं महाजनपद। मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखिए यहां पर देखिए पहले, संस्कृत में जनपद का मतलब होता है जन यानी कि जनता, ठीक है, जन यानी कि जनता, पद यानी कि पग यानी कि चरण, यानी कि जहां लोग निवास करने लग जाए, जहां लोग अपना पैर रख दें और वहां पर रहने लग जाएं, उसी को हम बोल देते हैं जनपद, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन के अंदर अगर आप बात करेंगे तो लोग स्वयं को कुलों अथवा वंशों के रूप में संगठित करने लगे थे स्टार्टिंग में, है ना। और जो संभवतः देखो जो लोग थे ना बेटे, कई सारी जो संस्कृतियां थी ना धीरे धीरे एक साथ इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने के बाद लोग एक साथ रहने लगे, जिनकी एक जैसी भाषा होती थी, सांस्कृतिक परंपरा एक जैसी होती थी, वो सारे एक जगह रहने लग गए और अपने आप को एक कुल का या वंश का भाग मानने लगे, ठीक है। और उसी को बोल दिया गया स्टार्टिंग में रहने लगे पास में तो जनपद बोल दिया गया, ठीक है। और एक जनपद पर राजा का शासन होता था, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे व्यापारिक मार्ग बने, वाणिज्यिक तंत्र बने,
ठीक है, ये जितने भी जनपद थे ना आपस में जुड़ने लगे। अब देखिए सिंपल सी बात है, व्यापार होता है ना, व्यापार से क्या होता है बच्चों, जो दो जगह होती है आसपास आ जाती है, क्योंकि दोनों में लेन देन होना शुरू हो जाता है, तो ये जनपद भी धीरे धीरे विकसित होने लगे, है ना। 8वीं से या 7वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ होगा बेटे, कि जनपदों ने मिलकर एक विशाल राजकीय इकाई बनाई, कि सारे जनपद मिल गए और एक बहुत बड़ी राजकीय इकाई बने, जिसको हम महाजनपद के नाम से जानते हैं, यानी कि कई सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद के अंदर तब्दील हो गए। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन ग्रंथों में इन महाजनपदों की अलग अलग सूचियां मिलती है। 16 महाजनपदों के बारे में बेटे हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, जो सबसे बड़े बड़े 16 महाजनपद थे, इसके अंदर जो सबसे शक्तिशाली था वो बेटे मगध था। ठीक है, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे आगे। ठीक है, ये महाजनपद उत्तर पश्चिम, यानी कि ये पूरे भारत में फैले हुए थे महाजनपद बेटे। अगर हम देखें दिशाओं के बारे में, तो उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक, मध्य भारत में अशमक तक, ठीक है, संभवतः इसके अतिरिक्त अन्य महाजनपद छोटे छोटे भी थे। ठीक है, जो जनपद भी रहे होंगे। ठीक है, महाजनपद तो थे ही 16 बड़े बड़े, लेकिन जनपद तो बहुत सारे थे। ठीक है, ध्यान दीजिए कि अधिकांश महाजनपद गंगा के मैदानी भाग में थे, इसलिए इसको गंगा घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि गंगा में बेटे उर्वर मैदान है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो यहाँ पे कृषि कार्य अच्छा आसानी से हो जाता है, और पहाड़ियों से बेटे लोहा मिल जाता था। अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, 1000 BC के आसपास में, 1000 BC में बेटे लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज को दुनिया की सबसे बेहतरीन खोज के अंदर माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे लोहे से बेटे सारे आभूषण बने, हथियार वगैरह बनाए गए। ठीक है, हमको पता है जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी ना बच्चों, हमारी जो बच्चों हड़प्पा सभ्यता थी, वहां पर लोहा नहीं खोजा गया था, वहां पर लोहा नहीं खोजा गया था। वहां पर जिस धातु का इस्तेमाल होता था बेटे वो थी कांसा। ठीक है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 1000 BC में बच्चे लोहा भी खोजा गया है। ठीक है, लोहा खोजने के बाद तो अब लोहा कांसे से हल्का होता है, तो इसलिए बेटे बहुत ज़रा अच्छा एक कहे तो क्रांति टाइप का आ चुका था। ठीक है ना। अब देखिए इन नवीन राजकीय इकाइयों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था बेटे मगध। ठीक है, फिर कौशल, वत्स, अवंती। ठीक है, फिर मानचित्र में आप सब देख सकते हैं। ठीक है ना, मानचित्र भी आएगा भी। ठीक है, महाजनपदों की राजधानी को दर्शाया गया है इनमें, मानचित्र 4.3 के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें से अधिकतर जो नगर थे उनमें विशाल और सुदृढ़ प्राचीन किले होते थे बेटे, और किले के बाहर ना खाई बना दी जाती थी। लाल किला आप जाओगे ना, लाल किला जिसने देखा होगा ना, तो आगे बहुत बड़ी खाई है। खाई क्यों बनाती थी? ताकि बेटे जो भी आक्रमणकारी हो सीधा सीधा अंदर ना घुस जाए। ठीक है ना, तो दुर्ग के प्राचीरों को प्रवेश द्वार जानबूझ के छोटे बनाए, यानी कि जो दरवाजा होता था वो जानबूझ के छोटा बनाया जाता था, जिससे कि प्रवेश और निकास करने वाले जनों वस्तुओं पर नियंत्रण आसानी से किया जा सके। ठीक है ना, आज भी जो नगर है ना ये मगध वगैरह, ये मगध बेटे बिहार के अंदर आता था, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। यानी कि सोचो 2500 साल पुराने हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। ठीक है, अब लोकतांत्रिक परंपराओं की बात करें, यानी कि जो महाजनपद होते थे ये कैसे चलाए जाते थे? क्या इन पे कोई राजा था, और वो राजा था तो कैसे चुना जाता था, या वो क्या फैसले लेता था, उन सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए, प्रत्येक जनपद में बच्चों एक सभा होती थी, है ना। जैसे आप सबने टीवी में भी देखा होगा, एक राजा होता है, उसके सारे मंत्री होते हैं, है ना, वो सारे बैठते हैं, फैसले लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक सभा होती थी, परिषद होती थी। ठीक है, इसको हम सभा के नाम से या समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस परिषद में कुल से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श होता था, यानी कि अपने कुल से रिलेटेड विचार विमर्श ये लोग करते रहते थे, है ना। आगे देखिए, अगर हम देखें ये जो सभा और समिति है ना, ये सर्वप्रथम वेदों में इनका हमें वर्णन मिलता है, यानी कि दोनों शब्दों का जो इस्तेमाल है वेदों में बहुत पहले का लिखा हुआ है ना। अब देखिए, संभावना है कि इन सभाओं के जो सदस्य होते थे ना, वो कुल के वरिष्ठ जन, यानी कि जो वृद्ध लोग होते थे, जिनको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता था, वो लोग होते थे, है ना। राजा से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह स्वेच्छाचारी शासन करे, यानी कि ये जो लोग थे, बड़े बड़े जो लोग थे, वो ये चाहते थे बच्चों कि जो राजा है ना वो इनसे पूछकर शासन करे, यानी कि दे वांटेड टू बी ए किंग मेकर। ठीक है, ये नहीं चाहते थे कि राजा के पास ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियां हों, ये लोग ये चाहते थे कि भाई राजा तो हमसे पूछ के काम करे, तभी वो अच्छा राजा कहलाएगा, वरना वो अच्छा राजा नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए, एक सदाचारी राजा वही कहलाता था जो मंत्रियों, प्रशासकों, सभा समिति से परामर्श लेकर कार्य करे, अपनी तरफ से खुद फैसले ना ले। ठीक है, कुछ ग्रंथों के अनुसार देखिए, जो मैप था वो ये वाला मैप है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, अब कोई राजा अयोग्य होता था जब वो, अगर मान लो कोई राजा सभा की बात नहीं मानता था, तो उसे पदच्युत, यानी कि उसे हटाया भी जा सकता था अपनी पोस्ट से, है ना। लेकिन यद्यपि ऐसे उल्लेख महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई विधि सम्मत परंपरा थी। ठीक है, यानी कि ये कोई कानूनी प्रक्रिया तो नहीं थी, है ना, तो क्योंकि हमें इसके साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
अपनी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत महाजनपदों ने जनपदों के मूल सिद्धांतों का विस्तार में परिष्कार किया। कुछ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक मतलब यानी कि सीधा सीधा राजा का शासन हुआ करता था बच्चों, है ना, राजा का शासन हुआ करता था सीधा सीधा वहां पर, यानी कि राजा के पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो जो पावर थी, शक्तियां, वो राजा के हाथ में ही होती थी, है ना, जिससे मंत्रियों और तथा वरिष्ठजनों की सभा या समिति का समर्थन भी होता था। ठीक है, यानी कि जितनी भी सभा समिति थी वो राजा को सपोर्ट करती थी। ठीक है ना, राजा का जो पद था वंशानुगत होता था। ठीक है, यानी कि राजा के बाद बेटा, राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे राजा 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 बनते रहते थे, है ना। राजा के प्रमुख उत्तरदायित्व होते थे, यानी कि राजा के काम बता रखे हैं, यानी कि राजा के काम क्या क्या है बेटे। देखो, सबसे पहले टैक्स इकट्ठा करेगा राजा, है ना, अपने देश के लिए टैक्स इकट्ठा करेगा ताकि भाई खिला पिला सके अपने उसको, है ना। शासन और विधि व्यवस्था बनाएगा, यानी कि कानून की देखरेख करेगा, है ना। राजधानी में किले बनवाएगा, प्राचीर बनवाएगा, परिखाएं बनवाएगा, और सैन्य बल का संचालन करेगा, यानी कि सेना को अपने संभालेगा। ठीक है, और युद्ध भी करेगा, अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध भी करेगा, है ना। अगर हम बात करें मगध की, जो वर्तमान बिहार में था, कौशल जो उत्तर प्रदेश का भाग है, अवंती जो मध्य प्रदेश का भाग है, ये सब उस टाइम के बहुत ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद बेटे हुआ करते थे। अब दो महाजनपद ऐसे हैं जहां पर बच्चों राजतंत्र ना होकर दुनिया में सबसे पहला गणतंत्र था, यानी कि लोग वहां पर सब कुछ काम करते थे, जिसमें आता है आपका वज्जी या व्रजी या फिर मल्ल। ठीक है, ये दो आपके हैं गणतंत्रात्मक। ठीक है, इन महाजनपदों में सभा समिति को अधिक शक्तियां थी, यानी कि राजा के पास पावर नहीं थी, यहां पर जो पावर थी वो सभा और समिति के पास थी। यहां पर जितने भी विचार विमर्श किए जाते थे, फैसले लिए जाते थे, वो मतदान के द्वारा लिए जाते थे। ठीक है ना, और राजा का चयन भी बेटे सभा समिति ही करती थी, है ना। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मगध महाजनपद राजतंत्र नहीं, ठीक है, बल्कि गण एवं संघ के रूप में कार्य करते थे, इसलिए इसको गणतंत्रात्मक प्रणाली कहा जा सकता है ना। तो यानी कि हम सोचो, ये गणतंत्रात्मक प्रणाली हमारी दुनिया, हमारे भारत ने ही दी है सबको। इतने प्राचीनतम लोग थे जो गणतंत्रात्मक प्रणाली को हम चला रहे थे। ठीक है ना, तो इनमें सभा के सदस्य ही राजा का चयन करते थे, प्रमुख निर्णय को निर्धारण करते थे। ठीक है ना, वास्तव में विद्वानों ने इन महाजनपदों यानी कि वज्जी और मल्ल को प्रारंभिक गणराज्य कहा है, क्योंकि यहीं पर गणराज्य पहली बार देखने को मिलता है। विश्व की सर्वप्रथम गणतांत्रिक प्रणालियों में से एक है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर एक किला देख रखा है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में भवन समूह के अवशेष हैं ये। ठीक है, देखिए कितने बढ़िया भवन होते थे उस टाइम के, है ना। आगे देखिए कुछ अन्य नवीन प्रयोग। अब देखिए क्या होता है इसमें, देखेंगे हम देखिए बेटे, जनपदों तथा महाजनपदों का यह युग गंभीर परिवर्तनों का काल था। ठीक है, 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा कालक्रम में परिवर्तन हुआ बच्चों। ठीक है, इससे भी और भी आगे तो हम वास्ट में पढ़ रहे हैं हम तो। ठीक है ना, इस टाइम पर बच्चों अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल, ठीक है, यानी कि उत्तर वैदिक बौद्ध जैन, ठीक है, कई सारे विचारधारा के लोग हैं। ये हमारे जो भगवान बुद्ध हैं, जैन हैं, ठीक है, या जो वैदिक काल जो वेदों की रचना हुई थी, ठीक है, ये सारे काल जो टाइम पीरियड है इसी टाइम का है। ठीक है ना, तो ग्रंथों की रचना हुई इस टाइम पे। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ रखे गए, है ना। विचारों को विद्वानों, भिक्षुओं और भिक्षुणी ने भारतवर्ष में यात्रा करके अपनी यात्राओं के द्वारा अपने जो भी ज्ञान था ना बेटे उसको पहुंचाया, अलग अलग जन तक पहुंचाया। ठीक है ना, और भारतीय कला का भी नवीनीकरण हुआ, यानी कि जो भी दार्शनिक लोग थे, जो भी धर्म वाले लोग थे, उन्होंने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया। ठीक है, और भारतीय कला भी इससे बहुत ज़्यादा फली फूली हो गई बेटे, है ना। ठीक है, इसके अलावा नगरीकरण तकनीक के बिना संभव नहीं था, यानी कि टेक्नोलॉजी तो चाहिए थी, है ना। अब हमने देखा था कि भाई तांबे का इस्तेमाल करते थे, तांबा और कांसा, ये दोनों हड़प्पा के लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या लोहे का इस्तेमाल होने लगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये बात तो, है ना। तो लोहा यहां पर आ गया। ठीक है, लोहे का निष्कर्षण किया जाने लगा। ठीक है, आकार देने की विधि सीखी गई। उसके बाद में लोहे का प्रयोग दैनिक जीवन में तो बहुत बाद में शुरू हुआ। ठीक है, जैसे ही लोहा दैनिक जीवन में आया तो भाई खेती का विस्तार सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल खेती का विस्तार हुआ। हल बनाए गए, हल बनाए तो भाई मिट्टी को ज़्यादा अच्छे से खोदा जाने लगा, है ना। फिर उसके बाद हथियार, तलवार, भाले, तीर, ढाल, ये सब बनाए गए, और ये कांसे की तुलना में अधिक हल्का होता था, तीव्र होता था, प्रभावशाली होता था। ठीक है, तो युद्ध के प्रमाण भी हमको बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है ना, जो महाजनपदों के मध्य हुए होंगे, जैसे कि एक युद्ध जो सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जो अशोक ने लड़ा था कलिंग के खिलाफ, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग उसने मार दिए थे। उसके बाद उसका दिल परिवर्तन हो गया, उसने सोचा कि भाई इतना खून खराब हो गया, अब मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और धम्म की नियुक्ति की। ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है ना, आगे देखेंगे बच्चों कि इन युद्धों और कभी कभी होने वाले गठबंधनों के कारण नए राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में आए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, अब यहां पर बेटे एक और चीज हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, ये लोग आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार के लिए बेटे पहली बार सिक्के बनाए गए, और दुनिया में जो पहली बार सिक्के, यानी कि भारत में जो सबसे पहले सिक्के बनाए गए थे, उनको बोला गया बच्चों आहत सिक्के। आहत सिक्के, आहत का मतलब होता है पीटना, आहत का मतलब होता है बच्चों पीटना। इस पर कोई डिजाइन बना होगा यहां पर, और वही डिजाइन यहां पर छप जाएगा पीटने के बाद, इसको बोला गया आहत सिक्के। ठीक है, व्यापार के विस्तार के लिए सिक्के बनाए गए।
है ना। तो ये सिक्के भारत के विभिन्न भागों में, विदेशों में भी बेटे प्रयुक्त होने लग गए। ठीक है, ये सिक्के बेटे चांदी के बने होते थे, अलग अलग धातु के बने होते थे। ठीक है, चांदी एक नरम धातु थी जिसको आहत करके, आहत यानी कि ठोक कर, पीट कर, ठीक है, इन पर कोई छाप छोड़ दी जाती थी, जिसलिए इनको आहत सिक्के नाम दिया गया। फिर धीरे धीरे तांबे के, सोने के, अन्य धातुओं के भी सिक्के बेटे बनने लगे। ठीक है, प्रत्येक महाजनपद यानी कि हर महाजनपद अपनी मुद्रा जारी कर सकता था और उसकी मुद्रा दूसरे महाजनपदों में भी चलती थी, दूसरे की कहीं और भी चलती थी, क्योंकि बेटे जान पहचान तो थी ना इनकी। ठीक है, तो ये होता रहता था। ठीक है, आगे देखिए, अब एक बहुत सामाजिक टॉपिक आता है कि भाई समाज जो था, ये तो हमने राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, कि राजा महाराजा कैसे जीवन जी रहे हैं या कैसे सरकार चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, व्यापार कैसे चल रहा है, सब चल लिया। ठीक है, अब जनता क्या कर रही है, यानी कि समाज किस प्रकार का है। तो समाज में बच्चों इस टाइम पीरियड पर दो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं चल रही थी। एक व्यवस्था आती है वर्ण व्यवस्था, एक व्यवस्था आती है बच्चों जाति व्यवस्था। ठीक है, अब इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन अगर नहीं समझे तो बहुत ज्यादा, यही आपको टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल भी लगने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, समाज स्वयं को विभिन्न समूहों में संगठित कर लेता है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे वर्ग में, व्यवसाय के आधार पर या अन्य किसी आधार पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। शासन, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, व्यापार, नगर नियोजन, कृषि, शिल्प, कला इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग समूह हो सकते हैं, है ना। शासन के लिए अलग समूह हो गया, प्रशासन के लिए अलग समूह हो गया, धर्म के लिए अलग समूह हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाई गई हैं। ये देखिए आहत सिक्के, ये सारे आहत सिक्के हैं ना। आगे देखिए, अगर हम देखें एक आदर्श समाज में ये जो सभी समूह थे ना, एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि एक साथ काम करते हैं बच्चों। एक समूह दूसरे समूह के बिना जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि समरसता पर काम करते हैं। ठीक है ना, सभी को एक दूसरे की जरूरत होती है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ना ये विभाजन असमानताओं को भी जन्म देते हैं। कोई ज्यादा अमीर हो जाएगा, कोई ज्यादा गरीब हो जाएगा, किसी के हाथ में ज्यादा पावर हो जाएगी, संपत्ति ज्यादा चली जाएगी, किसी को ज्यादा शक्ति प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, और कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो समानता एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्राय मानव ने कल्पना की है। यानी कि हम सोचते तो हैं कि भाई काश दुनिया में सब लोग एक जैसे हो जाएं, सब अमीर हो जाएं, सब सुखी हो जाएं। लेकिन बच्चों ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही हमको अलग अलग करके भेजा, सबकी कैपेसिटी अलग होती है। ठीक है, तो समानता को इतनी जल्दी से लागू नहीं किया जा सकता है। और अगर सभी, देखो एक लॉजिक वाली बात है, अगर मान लो, चलो ये सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई सब समान हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, एक नॉर्मल से अगर मैं बात बताऊं, मान लो आपने बीए कर रखी है ना, आपने बीए कर रखी है। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे कि भाई आप एक बढ़िया सी नौकरी करो या नाली वाला साफ करने का काम करो, है ना। तो एक नॉर्मल सी बात यह है कि अगर समाज में बड़े लोग भी हैं तो छोटे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके बिना तो जीवन जीना ही नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है, बड़े लोगों से ज्यादा जो वैल्यू है वो छोटे लोगों की होती है बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो समाज में अपना सबसे बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि जो समानता है वो जो असमानता है ना बेटे, वो देश को जोड़े रखती है। ठीक है, यानी कि तोड़ती नहीं है वो। ठीक है, लेकिन कभी कभी उसका हम नकारात्मक अर्थ जब निकाल लेते हैं, ठीक है, उनके जो गरीब लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, यानी कि जिनका जो पद छोटा होता है या जो कोई छोटा काम करते हैं, वैसे तो कोई छोटा काम नहीं होता क्योंकि सारे काम समाज की भलाई के लिए ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, छोटा काम करने वाले या फिर हम बोले तो कोई भी अलग तरीके का काम करने वाले, ठीक है ना, जिससे सफाई का काम करने वाले हो गए, नाली साफ करने वाले हो गए, इन लोगों को हीन भावनाओं से देखते हैं या बुरी तरीके से बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो लोग अगर अपना काम ना करें तो बाकी सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के घरों में टॉयलेट भर जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यानी कि साफ सफाई वो देश को साफ करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका पद बड़े लोगों से भी बच्चों ऊंचा है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि भाई समानता जो है जिसकी मानव ने कल्पना की है उसे कोई भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता है, शायद ही कोई कर पाए। ठीक है ना, भारतीय समाज दो प्रकार की व्यवस्थाओं में था, एक थी जाति व्यवस्था। अब बच्चों जाति व्यवस्था के बारे में एक नॉर्मल सी चीज बताऊंगा। देखिए, कोई जाति व्यवस्था एक ऐसा समुदाय था या समूह था जो किसी विशेष पेशे से जुड़ा हो। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लो किसी के पापा सुनार का काम करता है, उसको बोल दिया गया सुनार का लड़का है भाई। ठीक है, और उसकी जाति ही सुनार बना दी गई। कोई 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 बर्तन बनाता था मिट्टी के, उसको कुम्हार बोल दिया गया, है ना। कृषि खेती करने वाले को कृषक बोल दिया गया, धातु कर्म वाले का धातु कर्म, वाणिज्य यानी कि व्यापारी हो गया, हस्तकला में जो था। ठीक है, तो यानी कि जो काम करता था, जो काम वो लोग करते थे, उसी के आधार पर उनकी जाति बना दी गई,
है ना। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होते गए, यानी कि अगर कोई सुनार का बेटा है तो उसका बेटा सुनार, वो ही सुनार ही बनेगा, फिर वो भी सुनार का ही काम करेगा, तो ऐसे ऐसे ये चलता रहा, ठीक है ना। और जाति के भीतर भी उपजातियां होती थी, यानी कि एक जाति के अंदर बड़ी जाति भी होती थी, छोटी जाति भी होती थी, ठीक है। और इनके अपने खुद के विवाह के नियम होते थे, धार्मिक अनुष्ठान, भोजन की परंपराएं अलग अलग होती थी, ठीक है। ये हो गया जाति व्यवस्था के बारे में। यानी कि जाति का मतलब है कि भाई कोई भी काम, खास तरीके का काम करने वाले लोग एक समूह के सदस्य होते हैं, एक जाति के लोग होते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी है बच्चों वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की बारे में बात करें तो भाई 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण का काम क्या है बच्चों, जो ज्ञान को सुरक्षित रखेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, यानी ज्ञान देगा, यज्ञ करवाएगा, धार्मिक कार्य करवाएगा, वो ब्राह्मण हो जाएंगे। क्षत्रिय जिनका कार्य था समाज और देश की रक्षा करना, यानी कि राजा महाराजा क्षत्रिय लोग, यानी कि युद्ध करने वाले सेना वाले लोग, ठीक है ना। वैश्य ये समाज की वृद्धि करेंगे, कैसे, व्यापार कर कर, व्यवसाय कर कर या खेती कर कर। शूद्र जो तीनों की सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, ठीक है, सेवा इनका मेन काम था। शिल्पकला, निर्माण, अन्य कार्यों में संलग्न रहते थे, ठीक है। अगर हम बात करें कास्ट, जो अंग्रेजी जो शब्द कास्ट है ना, यह पुर्तगाली भाषा के कास्टा से आया है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री भारत आए तो उन्होंने भारत की सामाजिक संरचना को समझने के लिए इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। कुछ विद्वान कास्ट के प्रयोग वर्ण के संदर्भ में करते हैं, लेकिन कास्ट का मतलब वर्ण नहीं होता है, क्योंकि वर्ण बेटे 4 होते हैं। कास्ट का मतलब होता है जो भी जाति, ठीक है, जाति यानी कि एक पेशेवर समुदाय, ठीक है, जो कोई भी खास काम करते थे, ठीक है, तो ये होता था। आगे देखिए, ग्रंथों और अभिलेखों से मिले ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि प्रारंभिक काल में व्यक्ति और समुदाय अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवसाय को बदल लेते थे। अच्छा, स्टार्टिंग में बच्चों क्या होता था ना, जैसे मान लो किसी का सोने का काम नहीं चल रहा तो भाई वो कुछ भी काम चलेगा। जैसे मान लो किसान है, ठीक है, अब मान लो देखो यहाँ पे देखो, उदाहरण के लिए कोई भी है कि अकाल पड़ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो बेचारे किसान की फसल नहीं हो पाई, तो वो क्या करेगा, नगर चले जाएगा और वहां पे जाके काम करने लग जाएगा, है ना। तो वो यानी कि वो अपना काम बदल सकते थे, बदल सकते थे। कुछ ब्राह्मण व्यापार भी कर लेते थे, यहां तक कि सैनिक कार्यों में भी लग जाते थे। यानी कि ये व्यवस्था जटिल नहीं थी, जटिल नहीं थी, लेकिन धीरे 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 बहुत ज्यादा कठोर हो गई, ठीक है। फिर बाद में फिक्स कर दिया गया, बाद में फिक्स कर दिया गया कि भाई जो जो काम करता है वो ही करेगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है ना, जिससे निम्न जातियों और समुदाय के प्रति असमानता फैलाई गई बाद में, ठीक है। वर्ण जाति व्यवस्था के बाहर के माने गए, उनके साथ भेदभाव बढ़ गया, ठीक है, जिसको कि आप अगली कक्षाओं में जानेंगे, ठीक है। वर्ण जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। पीढ़ियों से अनेक विद्वानों ने इसके असंख्य पहलुओं का अध्ययन किया है। यह आम सहमति की प्राचीन काल में यह व्यवस्था भिन्न थी, ठीक है, बाद में इसको बदला गया बच्चों, बाद में इसको बदला गया है। पहले तो बहुत ज्यादा लचीली थी, यानी कि कोई भी काम कर सकता था, लेकिन बाद में ब्रिटिशों के आने के बाद उन्होंने भेद करो राज करो की नीति करी और इस व्यवस्था को बहुत ज्यादा हार्श कर दिया, ठीक है ना, यानी कि समाज में बहुत गंदगी फैला दी, ठीक है, जिससे कि असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। आगे देखेंगे भारत के अन्य भागों में क्या हो रहा था, ठीक है। अब बच्चों देखिए कि यहां पर हम ना 4 रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए संचार मार्ग की बात करें तो बच्चों संचार मार्ग यानी कि व्यापार हो रहा था, जो भी हो रहा था, तो कई सारे मार्ग बने, ठीक है। एक नाम है उत्तरापथ, दक्षिणापथ। उत्तरापथ यानी कि उत्तर का एक वो था, ये रास्ता था, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कहूँ, उत्तरापथ, शेरशाह सूरी मार्ग, जीटी रोड, आजकल बोलते हैं नेशनल हाईवे, है ना, तो ये उत्तरापथ ही है जो आपका, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दक्षिणापथ तो दक्षिण नाम से पता चल रहा है ना। तो प्रथम मार्ग जो है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से गंगा के मैदान, यहां तक कि पूर्वोत्तर भाग को जोड़ता था, जिसको हम उत्तरापथ के मार्ग से जाने। दूसरा जो है वो कौशाम्बी यानी कि प्रयागराज से निकलता था, और महाजनपदों की एक राजधानी है प्रयागराज, वहां से विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करके दक्षिण भारत की हो जाता था, जिसका नाम पड़ गया दक्षिणापथ, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पूर्व और पश्चिम में भी थे, पूर्वी घाट और पश्चिमी तटों तक बंदरगाह थे बेटे, है ना, जो व्यापार के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय केंद्र थे, ठीक है। यहाँ पर एक नगर उभरा जिसका नाम था शिशुपालगढ़, ठीक है ना, जो कि भुवनेश्वर में है, सॉरी बच्चों, शिशुपालगढ़ जो कि बेटे भुवनेश्वर में है, ठीक है। आगे देखिए उड़ीसा कलिंग क्षेत्र की राजधानी था ये, है ना, सुनियोजित वर्गाकार आधार पर बना था। इसकी सुदृढ़ दुर्ग यानी कि बहुत बड़े दुर्ग थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कितनी चौड़ी चौड़ी यहाँ पर बच्चों सड़कें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर एक टाइम पीरियड है, देखिए 1900 में हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई और उसके बाद हमारा ये जनपद वगैरह शुरू हो गए, महाजनपद वगैरह शुरू हो चुके हैं 300 तक, ठीक है ना। यहाँ देखिए और भी आगे चल सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए बहुत सारे जो चीज़ें मिली हैं वो सारे के सारे हैं। इरोड के निकट कोडुमनाल तमिलनाडु में शंख और रत्न उद्योग, ठीक है, उद्योग यानी कि फैक्ट्री से ये सब कुछ मिला है ना। आगे देखिए व्यापारिक गतिविधियां इस काल से पहले भी विद्यमान थी, यानी कि देखो व्यापार तो बेटे होता ही रहता था, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा वो उत्तर भारत में ज्यादा चीजें पढ़ी हैं। दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, दक्षिण भारत में बच्चों 3 सरदारियां आई, इनको बोलते हैं सरदारियां क्योंकि यहाँ के लोग सरदार होते थे, चोल चेर पांडे। इनके अगली क्लास में हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे इनको, ठीक है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है ना। पुरातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त प्रतिम जो प्राचीनतम तमिल साहित्य था,
ठीक है, उसके अंदर हमें चोलचेर पांड्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको हम संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं बच्चों। संगम साहित्य, संगम का मतलब होता है मिलन, संगम का मतलब होता है मिलन, चोलचेर पांड्य है ना, तो संगम साहित्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। दक्षिण क्षेत्र का बहुमूल्य तथा अर्ध बहुमूल्य रत्नों, स्वर्ण, सुगंधित मसालों जैसे संसाधन समृद्ध है, यानी कि जो दक्षिणी भारत था ना, वहां पर बेटे बहुत सारे रत्न, स्वर्ण, सुगंधित मसाले, ये सारे बहुत ज़्यादा फेमस थे, यही सब बेचा जाता था, विदेशी राज्यों में भी जाता था, ठीक है ना। 300 से 200 सासनपुर यानी कि बीसी के बीच में उत्तर पूर्वी प्रदेश समेत संपूर्ण उपमहाद्वीप एक परस्पर जुड़ा हुआ था, यानी कि पूरा एक कनेक्शन बैठा हुआ था कि भाई व्यापार इधर से उधर हर जगह पे होता था, है ना। वस्तुएं और संस्कृति एक देश से दूसरे क्षेत्र में जाती रहती थी, ठीक है, भारत के बाहर भी जाती थी, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक भी पहुंच जाती थी, ठीक है। इस समय महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया और उनके स्थान पर एक ऐसे नवीन परिवर्तन है जिन्होंने भारत को पुनः आकार देना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, यानी कि महाजनपद उस टाइम पर खत्म हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर कमेंट में बताएं कि अगला चैप्टर में कौन सा स्टार्ट करना चाहिए।